नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कांवड़ मेले के दौरान बेहतर आपसी समन्वय, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके रूट, सुरक्षा इंतजाम और व्यवस्थाओं को लेकर रणनीति तैयार की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी संबंधित राज्यों के बीच लगातार संवाद और तालमेल बना रहना जरूरी है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बीते वर्षों में कांवड़ मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस बार भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष योजना बनाने पर भी चर्चा हुई है। वहीं खटीमा उपजिला चिकित्सालय से अचानक से 7 डॉक्टरों के तबादलों को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश गुप्ता ने डॉक्टरों के स्थानांतरण पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से इन्हें तत्काल रोकने की मांग की है। ओम प्रकाश गुप्ता का कहना है कि अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और प्रभारी डॉक्टर पंत के तबादले से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले अस्पताल में मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा था, लेकिन डॉक्टरों के जाने के बाद अब मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कई लोगों को मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें महंगा इलाज कराना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खटीमा के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए और साथ ही साथ नेपाल से इलाज के लिए आने वाले मरीज भी इन तबादलों से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर डॉक्टरों के स्थानांतरण वापस नहीं लिए गए तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन करेंगे। वहीं राज्य आंदोलनकारी अनिल अहमद वारसी ने भी डॉक्टरों के तबादलों पर चिंता जताते हुए सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है और मांग करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। मैं पे इसलिए बैठा हूँ कि बड़ा खेद का विषय है कि अस्पताल के 1 नहीं 2 नहीं 7 डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया, जिसमें अस्पताल के मुखिया श्री डॉक्टर पंत का स्थान भी सम्मिलित है। ऐसे में खासकर हड्डी रोग विशेषज्ञ जो काफी व्यवहार कुशल और मरीजों को संतोषजनक इलाज कर रहे थे, अब उनका भी इलाज ट्रांसफर कर दिया गया। अब मरीज इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें जिंदगी में महंगा इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। उप जिला चिकित्सालय नर्सों और वार्ड विभाग के भरोसे रह गया है। यह कि खटीमा के इलाके आसपास क्षेत्रों के नेपाल तक के मरीज काफी संख्या में यहाँ आते हैं, जिन्हें अब तक अच्छा इलाज मिल रहा था, जो अब संभव नहीं है। यदि इन डॉक्टरों का तबादला नहीं रोका गया तो भूख हड़ताल को अनिश्चितकाल भूख हड़ताल में बदल दिया जाएगा। साथ ही क्षेत्र की जनता के साथ उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता 81 वर्ष के बैठे, किस कारण बैठे? इस कारण बैठे सर, इस अस्पताल में 7 डॉक्टर थे काबिल, वो सबका तबादला हो गया। कोई देखने वाला ना, इन्हें चक्कर में मार के फिर रहे लोग सब, और कोई जब आ रहा इमरजेंसी में कोई देखने वाला ना पोस्टर सवार वाला ना कुछ। तो इन्हें डॉक्टर लोगों को रोका जाए और सर इसे अस्पताल की जगह तरक्की करी जाए सर। आज तो इसलिए बैठे पड़े सर। हड्डी वाले डॉक्टर हैं बीपी सिंह, इनकी जगह पर कोई बढ़िया डॉक्टर इससे आ ही ना सकता है। इन्हें ना दिन देखा ना रात देखी, जिस वक्त बुलावो इनको आ जाते हैं। ये डॉक्टर सब सही से, इन लोगों को रोका जाए सर। नहीं रोका तो फिर क्या होगा? फिर क्या हो, हड़ताल करेंगे, फिर धरना देंगे, फिर क्या करें? तो जनता बुला के और सब जने मिलके धरना देंगे। आपका नाम? अली अहमद। वहीं मसूरी में लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। रविवार को मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर गलोगी पावर हाउस और मैगी पॉइंट के पास भूस्खलन होने से सड़क पर पत्थर और मलबा आ गया। अचानक मलबा आने से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। भूस्खलन की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बारिश के बीच पहाड़ी से लगातार छोटे बड़े पत्थर गिरने के कारण यात्रियों को कुछ देर के लिए सुरक्षित स्थानों पर रुकना पड़ा। पर्यटन सीजन के दौरान इस मार्ग से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क पर मलबा आने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और सड़क पर गिरे पत्थरों व मलबे को हटाने का काम शुरू किया।
विभाग की त्वरित कार्रवाई के बाद मार्ग को जल्द ही साफ कर यातायात सामान्य कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मानसून को देखते हुए संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में पहले से ही मशीनों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत कार्य शुरू किया जाता है। वहीं उधम सिंह नगर के नानक मत्था नगर पंचायत से राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 8 दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार प्रशासन की पहल के बाद खत्म हो गई। नगर पंचायत में नए अधिशासी अधिकारी यानी कि ईओ की तैनाती के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन खत्म कर काम पर वापसी कर ली है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद हड़ताल खत्म हुई। आंदोलन खत्म होते ही नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था दोबारा पटरी पर लौटने लगी है। पर्यावरण मित्र अपने काम पर वापस आ गए हैं, जबकि सभासदों ने भी लंबे समय से रुके हुए विकास कार्यों को जल्द शुरू कराने की बात कही है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी और जनप्रतिनिधि पूर्व अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली से नाराज थे। उनका आरोप था कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था। साथ ही समय पर टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण नगर पंचायत के कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारी पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नए अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति की, जिसके बाद कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। हड़ताल खत्म होने के बाद नगरवासियों ने राहत की सांस ली है। लोगों को उम्मीद है कि अब सफाई व्यवस्था नियमित होगी और नगर पंचायत के रुके हुए विकास कार्यों को भी जल्द गति मिलेगी। प्रशासन का प्रयास है कि जनहित से जुड़ी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें। आज हमारे यहाँ नया अधिशासी अधिकारी मैडम सरोज गौतम, श्रीमती सरोज गौतम पहुँच गई हैं। अभी उन्होंने भी मेरे से चार्ज लिया है, तो आज से ये कार्यभार संभालेंगे नानक मत्था नगर पंचायत का। और हम लोग पहले भी हम लोग एक साथ काम कर चुके हैं पहले पिछले कार्यकाल में, और अभी इनके आने से यहाँ काफ़ी तेज़ी से विकास कार्य होंगे और बहुत तेज़ी से हम नानक मत्था को विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि चलो ये नया कार्यभार मिला है, आज से दोबारा से मुझे मौका मिला है नानक मत्था में काम करने का, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी यहाँ पे विकास कार्यों को तेज़ी से करने के लिए। और सभी लोगों का सहयोग और उसके लिए मैं आभार देती हूँ। और बस हम साथ मिलकर इन विकास कार्यों को करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम यहाँ पे जो आए हैं, हम लोगों की सेवा करने के लिए ही आए हैं। तो सरकार ने हमें लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पे भेजा है। तो ऐसा नहीं है, हम सभी लोग जो भी नागरिक हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो किसी वक्त ऑफिशियल टाइम पे। वहीं मसूरी में हरेला पर्व के अवसर पर कांग्रेस भवन में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे वितरित किए गए। इस दौरान सभी लोगों ने पौधों के संरक्षण और शहर को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह थापली, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर और शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि पेड़ पौधे मानव जीवन का आधार हैं और कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन की महत्ता पूरी दुनिया ने महसूस की। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर विकास परियोजनाओं के नाम पर पेड़ों की कटाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन इसके साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बनाए रखना भी बेहद आवश्यक है। पेड़ों की लगातार कटाई से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने युवाओं, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज का युवा अपने भविष्य को लेकर जागरूक है और सकारात्मक बदलाव की उम्मीद रखता है। अंत में सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। शहर कांग्रेस कमेटी ने हर वर्ष की बात ही यहाँ पे हरेला पर्व मनाया है। हम ऐसे पौधे यहाँ से वितरित करते हैं कि जो आदमी अपने घर पे लगाए, जिससे उसका वो संवर्धन संरक्षण कर सके और वो पौधे अपने जीवित अवस्था में जीवन उनको मिल पाए और वो जीवित रहे। जंगलों में हम लगा देते हैं, लेकिन उनका ध्यान कोई और नहीं देता, सिर्फ एक वृक्षारोपण कर हम चल देते हैं। कमेटी हरेला पर्व के इस पखवाड़े को यहाँ पर आयोजित कर रही है, जिसमें कांग्रेस भवन में जो है उन तमाम पौधों का वितरण किया गया और वो इस आशय से वितरण किया गया है कि हम सब लोग मिलकर जो है धरा और धरती को जो है बचाए रखें, नमन करें, क्योंकि ये धरा और धरती प्रकृति ही हमको जो है सब कुछ देती है और हम प्रकृति का अगर पोषण के लिए अगर जरा सा भी हम ख्याल नहीं करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। आज प्रति व्यक्ति सबसे पहले तो मसूरी शहर कांग्रेस का धन्यवाद कि उन्होंने हरेला पर्व के अवसर पर ये पूरा पखवाड़ा उसका हरेला पर्व का है, तो उनका धन्यवाद करता हूँ। और पेड़ जो है पृथ्वी पर रहने चाहिए, हरे भरे रहने चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो गांव किसान व्यक्ति हूँ। बेशक यहाँ पे
आज इसमें थोड़ा राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न है, लेकिन पेड़ जो है वो इस धरा पे यहाँ तो अभी सिंबॉलिक ये जो कृषि बांटे हैं, मैं मसूरी शहर कांग्रेस से यही कहूंगा कि वो भविष्य में फल और जो तो मैं आज हरेला पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ कि हरेला पर्व तो पूर्व में 16 तारीख से शुरू हो चुका है, परंतु हम लोग हमारे माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, तब हम लोग कांग्रेस भवन में ये हरेला कार्यक्रम नहीं कर सके, तो आज हमने यहाँ पर हरेला का कार्यक्रम किया है और कई प्रजातियों के यहाँ पर पौधे जो है वितरित किए गए हैं। और मेरा ये कहना है कि हरेला पर्व हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है और उत्तराखंड में खास तौर से ये हरेला पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्योंकि हमें अपनी प्रकृति को हरा भरा रखने की जरूरत है और रखना है, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहले से ही बहुत खुशहाल और हरा भरा प्रदेश है। तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की ये देन है, क्योंकि उन्हीं के टाइम से ये पर्व मनाया जाता था, क्योंकि वृक्षारोपण किया जाता है इस अवसर पर और कई प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाते हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी पहली बार पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंची तो यहां की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और बादलों से घिरी वादियों की कायल हो गई। उन्होंने मसूरी की खूबसूरती को अनोखा धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में संगीता बिजलानी ने कहा कि देहरादून से मसूरी तक का सफर उनके जीवन की सबसे खूबसूरत यात्राओं में से एक रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बादलों के ऊपर तैरते हुए मसूरी पहुंच रही हूं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई खूबसूरत जगहों की यात्रा की है, लेकिन मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का अनुभव अलग है। अभिनेत्री ने कहा कि यहाँ के पहाड़, हरियाली, मौसम और वातावरण मन को सुकून देने वाले हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति केवल घूमने की जगह नहीं बल्कि जीवन का आधार है। बढ़ते प्रदूषण और अनियोजित विकास को लेकर सभी को संवेदनशील होने की जरूरत है। स्थानीय लोगों, पर्यटकों और प्रशासन को मिलकर पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। फिल्मों में वापसी के सवाल पर संगीता बिजलानी ने कहा कि फिलहाल उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कुछ चीज़ें सरप्राइज और रहस्य बनी रहे तो उनका रोमांच बना रहता है। मसूरी की वादियों से प्रभावित अभिनेत्री का पर्यावरण संरक्षण का संदेश लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना रहा। कि ऐसा सुंदर ड्राइव मैंने लाइफ में नहीं कभी देखा है। इतनी ब्यूटीफुल खूबसूरत जगह है और ऑफ कोर्स पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पर और इतनी खुशी महसूस हुई। ऐसे लग रहा था बादल में तैरते हुए आ रहे हैं। मतलब सो ब्यूटीफुल। सरप्राइज होना चाहिए लाइफ में। सरप्राइज, हाँ सरप्राइज होगा तब। ऐसा कुछ है नहीं, मगर कुछ होगा तो सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए लाइफ में। लाइफ में थोड़ी मिस्ट्री होनी चाहिए ना। सब अगर पता चल गया तो बोरिंग हो जाता है लाइफ, है ना। अब यहाँ से देहरादून से यहाँ आए हैं और वापस अब देहरादून जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा घूमेंगे। यहाँ पर जो ये रोड है, मॉल रोड, बहुत बढ़िया है, देखते हुए आए हैं। तो अब चल के जाएंगे वहाँ से और सब दुकानें देखेंगे। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यार देना चाहूँगी कि ऐसे ही इस जगह को, ये क्या हो गया, हवा आ रही है, बहुत खूबसूरत हवा आ रही है, कि इस जगह को ऐसे ही बरकरार रखिए, साफ रखिए और खूबसूरत रखिए और अपनी यादें ताज़ा रखिए यहाँ और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दिनों में। तो सब कुछ एंजॉय कर सकते हो लाइफ में। वहीं मानसून की पहली तेज बारिश ने मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित संवेदनशील पानी वाले बैंड की स्थिति को उजागर कर दिया। सोमवार को हुए भारी भूस्खलन के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए मसूरी देहरादून मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 में आई आपदा के बाद इसी स्थान पर लाखों रुपए खर्च कर पुख्ता और सड़क निर्माण का कार्य कराया गया था, लेकिन पहली ही तेज बारिश में निर्माण क्षतिग्रस्त होने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर निर्माण कार्य मानकों के अनुसार किया गया होता तो सड़क इतनी जल्दी खराब नहीं होती। घटना की जानकारी मिलने के बाद पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत एवं सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मार्ग बंद होने के कारण मसूरी और देहरादून के बीच आवागमन करने वाले स्थानीय लोगों, पर्यटकों और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन सड़क को जल्द खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ये नीचे का बैंड हो, मैं समझता हूँ सारी सड़क जाने वाली है और अल्टरनेट सड़क इनके पास है नहीं, क्योंकि उसको ये बनाना नहीं चाहते, उस पर ट्रैफिक डालना नहीं चाहते।
मैंने कहा था कि एलकेडी रोड को आप अल्टरनेट रोड बना दीजिए, उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दीजिए, तो हो सकता है कि मसूरी और आगे जाने वालों के लिए एक राहत मिल जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता क्या है। और गुणवत्ता के साथ साथ ये है कि मैं समझता हूँ कि मंत्री जी स्वयं मसूरी के विधायक हैं, और क्या मंत्री जी को इसमें नहीं दिखाई दिया कि क्या स्थिति पैदा होनी चाहिए। इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार में जो एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है भ्रष्टाचार का, उसकी बू यहाँ आ रही है। ये वरना 6 महीने में जो है कोई सड़क और पुस्ता गिरने वाला तरीके से धंस चुकी है। अभी तो जो हमारी छोटी गाड़ियां हैं वो जा रही हैं, लेकिन जो हमारी बड़ी बसें हैं वो वहां से नहीं जा पाएंगी, उसको एकदम कंप्लीट बंद कर दिया गया है। मेरी विभाग से भी बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। माननीय मंत्री जी भी अभी स्थलीय निरीक्षण करने जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी विभागों से भी बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि क्योंकि जिस तरीके से बारिश का कहर है, लगातार बारिश हो रही है, निश्चित रूप से उसमें कब किस तरीके की आपदा आ जाए इसमें ये कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारा मुख्य मार्ग है मसूरी देहरादून वाला, जो पानी वाला बैंड है उसके नीचे जिस तरीके से धसा हुआ है, वो निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी के प्रयासों से, हम सभी लोगों के प्रयासों से विभाग से बातचीत की जा रही है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाए। टीम पहुंच चुकी है और वहाँ पे हमारी पुलिस। वहीं हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर से जुड़ी विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। देखिए। भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हरिद्वार में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आपने बहुत ही ओजस्वी और सारगर्भित उद्बोधन सुना, और जिनको पूरे विश्व के अंदर जिनकी अपनी ख्याति है, प्रसिद्धि है, आध्यात्मिक जगत के गुरु के नाते भी, और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री, और साथ में हमारे आप सबके लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, शहरी विकास मंत्री श्री राम सिंह कैड़ा जी, परिवहन मंत्री श्री प्रदीप बत्रा जी, रानीपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, दोनों ही मेयर हरिद्वार किरण जी और रुड़की की महापौर अनीता जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और अवस्थापना सरसना के वाइस चेयरमैन आदरणीय विश्वास डाबर जी, आर मीनाक्षी सुंदरम जी, प्रमुख सचिव भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी, उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन श्री विनय रोहिला जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सभी दर्जा प्राप्त मंत्रीगण, दायित्वधारी श्री ओम प्रकाश जमदग्नि जी, अजीत सिंह जी, सुनील सैनी जी, डॉक्टर जयपाल चौहान जी, नितिन गौतम जी, श्री श्यामवीर सैनी जी, श्री शोभाराम प्रजापति जी, और हमारे मित्र गंगा सभा के महामंत्री श्री तन्मय वशिष्ठ जी, श्री देशराज कर्णवाल जी, मेलाधिकारी सोनिका जी, जिलाधिकारी श्री मयूर जी, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रवनीत भुल्लर जी, और सभी आए हुए यहाँ पर सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी अन्य महानुभाव, कोई छूटा तो नहीं ना? हाँ, हमारे साथी पूर्व विधायक भाई संजय गुप्ता जी, और सामने बैठे हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, विभिन्न विभागों के
आए हुए सभी अधिकारीगण, HOD श्री पांडे जी और सभी यहाँ उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे नौजवान युवा साथियों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस विशेष अवसर पर आध्यात्मिक और गंगा की नगरी मैं आज इस विशेष अवसर पर, जहां आज 168 करोड़ से अधिक की 3 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबके बीच में यहाँ आना हमेशा मेरे लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण होता है। आज विशेष रूप से जब हम आगामी कुंभ की भी तैयारी करेंगे और आने वाले समय में हमारा कांवड़ मेला भी जल्दी ही आने वाला है। और आज का अवसर इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम माँ गंगा की असीम कृपा, संतजनों के आशीर्वाद से, यहाँ के सभी आमजनों के सहयोग से एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। और जैसा आज अभी महाराज जी ने बताया कि उसका नाम भागीरथी मार्ग होना चाहिए, तो यदि सबकी आपकी सहमति होगी तो निश्चित रूप से इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और ये योजनाएं जिनका आज भूमि पूजन हुआ है, हर की पौड़ी पुनर्विकास, हर की पौड़ी के उत्तर क्षेत्र के पुनर्विकास एवं रोडी बेलवाला पुनर्विकास परियोजनाओं का शिलान्यास इसमें शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का हमारा जो व्यापक विजन है, जिसके बारे में आदरणीय महाराज जी ने बोला, हमारे मदन कौशिक जी ने बोला और हमारे दोनों मंत्रीगणों ने बोला कि हम आगे की योजनाओं को ध्यान में रख के आने वाले समय में कितना यहाँ पर फुटबॉल होने वाला है, कितने श्रद्धालु आने वाले हैं, कितने माँ गंगा के भक्त आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर जो हम काम कर रहे हैं। और ये विकास परियोजनाओं को लेकर हमारी सरकार की जो नीति और नीयत है, दोनों बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारे मंत्रीगण इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार नो पेंडेंसी के आधार पर काम करती है, कि कोई काम लटकाना नहीं है, कोई काम भटकाना नहीं है, काम को त्वरित रूप से स्वीकृति प्रदान करनी है, जो फाइल आई है उसको तुरंत विस्तारित करना है। और भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम केवल शिलान्यास करने पर विश्वास नहीं करते हैं। शिलान्यास जिन योजनाओं का भी हम करते हैं वो सभी योजनाएं समय पर पूरी हो, ये भी हमारी प्राथमिकता रहती है। और जिनका शिलान्यास हो गया है उन योजनाओं का लोकार्पण भी हो, यानी कि वो योजनाएं पूरी भी हों, ये हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी होंगी। इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई भी ढिलाई या गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कार्यदायी संस्था को भी कहना चाहता हूं और जो इसमें काम करने वाले ठेकेदार बंधु होंगे उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई डीपीआर में कमी आ रही है, डीपीआर कहीं छोटी बन गई है, तो उसको रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन योजनाओं में अगर गुणवत्ता में कमी आएगी, एक बार पूरा होने के बाद वो योजनाएं फिर से दोबारा तोड़कर नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि तय समय सीमा के भीतर इन कार्यों को धरातल पर उतारा जाए, जिससे जनता को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जागरण की दिशा में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। और आज पूरे देश में हमारी आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। और इसी क्रम में हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के अलावा केदारखंड माला मिशन, मानसखंड माला मिशन, शारदा कॉरिडोर, गोलजू कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर
और देहरादून के विकास नगर में श्री कृष्ण तीर्थ, जमुना तीर्थ को भी डेवलप किया जा रहा है, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारा कार्य केवल मंदिरों का सौंदर्यीकरण करना नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करना और उसके साथ साथ हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उनका व्यापार तीव्र गति से आगे बढ़े, यह भी हमारा प्रयास है। क्योंकि पर्यटन केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी एक प्रभावी साधन भी होता है। जब यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उसका लाभ हमारे होटल संचालकों को होता है, व्यवसायियों को होता है, व्यापारियों को होता है, छोटे दुकानदारों को, हस्तशिल्पकारों को और स्थानीय उत्पादकों के साथ साथ हजारों लोगों का इसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको मिलता है। इसलिए हमारी सरकार हरिद्वार के केवल एक हिस्से का नहीं, बल्कि इसके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। क्योंकि हरिद्वार करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान और सनातन सभ्यता का आधुनिक द्वार कोई है तो ये मां गंगा का ये स्थान हरिद्वार है। ये वो भूमि है जहां श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु यहां केवल दर्शन करने नहीं, बल्कि वह आत्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए और भारतीय संस्कृति का दिव्य अनुभव यहां से लेकर लौटता है और अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर यहां से जाता है। भाइयों बहनों, इस वर्ष कुंभ का ऐतिहासिक आयोजन भी यहां होना है और ये कुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का महासागर है। ये भारत की सांस्कृतिक एकता का महापर्व है। आप सभी को पता होगा कि 2021 में जो हमारा कुंभ यहाँ पर हुआ था, उस दौरान महामारी आने से बहुत सारे लोग जो स्नान करना चाहते थे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेना चाहते थे, हमारे पवित्र स्थानों पर जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे लोग जो छूट गए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, वो पुनः आएंगे। इसलिए हमने ये पहले दिन से प्रयास किया है कि इस बार का हमारा होने वाला जो कुंभ का मेला है वो बहुत अच्छा हो, बहुत सुव्यवस्थित हो, सबके लिए सुरक्षित हो, सुगम हो और सभी व्यवस्थाएं उसमें समय के अनुसार पूरी हों। इसलिए हम काम कर रहे हैं और आज ये योजनाएं जो जिनका शिलान्यास हुआ है, ये सब उसी की तैयारियों का एक हिस्सा है। और कुंभ को देखते हुए हरिद्वार में नए घाटों का, पुलों का, संपर्क प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में मुझे बताया गया है कि भादराबाद सिटकुल से शिवालिक नगर तक प्रमुख मार्ग का चौड़ीकरण, ज्वालापुर शिवालिक नगर के बीच रोह नदी पर नए पुल का निर्माण, पतंजलि योगपुट से फेरूपुर तक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं को यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाना है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हरिद्वार आस्था के केंद्र के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधुनिक सुविधाओं और रोजगार के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी नगरों में